नमस्कार, स्वागत है आपका आउटलुक 23 में। और आज बातचीत होगी देश की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ से, और कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ अशोक त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम त्यागी समझेंगे कि 2023 में रियल एस्टेट का आउटलुक कैसा है, डीएलएफ का क्या प्लान है, किस तरह के आउटलुक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की मार्केट पर नज़र डालते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन तेज़ी साल के पहले दिन कारोबारी दिन कर रहा है। 281-82 पॉइंट सेंसेक्स में तेज़ी है और करीब 82 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी में भी है। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। बैंक निफ्टी हालांकि तुलनात्मक रूप से उतनी तेज़ नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आधे % के करीब उसमें तेज़ी है। और सबसे ज़्यादा दमखम दिखा रहे हैं मिड कैप शेयर्स, जहाँ पे 225 पॉइंट की मजबूती है यहाँ पे। और बहुत सारे स्टॉक्स रियल एस्टेट के, ये तमाम सेक्टर्स के जहाँ पे मूवमेंट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ सेक्टर्स की जानकारी आपको मैं दे दूँ पहले, कहाँ कहाँ तेज़ी बन रही। मेटल एक डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए जो सबसे एक्टिव स्टॉक्स हैं या सबसे तेज़ी वाले स्टॉक है उसमें टाटा स्टील है, जहाँ पे 5-5.5% की तेज़ी दिख रही है। हिंडाल्को में बहुत अच्छी तेज़ी, और फॉर ए चेंज ओएनजीसी में आज बहुत अच्छी तेज़ी है, लगभग 150 रुपये के आसपास वो पहुँच रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी है, और अच्छे नंबर के दम पे टाटा मोटर्स में भी मजबूती है। लैगार्ड कहाँ पे है? बिल्कुल न्यूज़ वाइज, जहाँ अच्छी खबर नहीं थी बजाज ऑटो में, वो स्टॉक वीक है यहाँ पे। एशियन पेंट में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। टाइटन, डिवीज लैब और सिप्लास शेयर्स में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो टॉप लीडिंग सेक्टर आज डेफिनेटली मेटल्स को आप कह सकते हैं। सेल में भी बहुत बढ़िया मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मार्केट चेक लेंगे प्रकाश गाबा सर से। गाबा सर, बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की आपको बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी शुभकामनाएं नए साल की, और हमारे दर्शकों को भी बहुत लाभ हो, इतना कह सकते हैं बस। जी गावा सर, मार्केट पे क्या लग रहा है? निफ्टी में तो बिल्कुल रफ्तार पकड़ चुका है, और बैंक निफ्टी भी बहुत पीछे नहीं है, वो भी रफ्तार पड़ रहा है। तो क्या लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा इसमें? बिल्कुल, फर्स्ट डे फर्स्ट शो लॉन्ग हो तो पूरा साल भी ऐसे ही निकलेगा। अब तक तो वीकनेस नहीं है, गैप डाउन खुला था, फिर एक अपमूव मिला है, अपमूव ऑन है। जब तक ये 18,150 बरकरार है, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अपमूव है। स्पीकर ऑन करो। और कह सकते हैं कि 43,000 बैंक निफ्टी का जब तक वो बरकरार है, अपसाइड ऑन है, इतना कह सकते हैं। हो सकता है कल परसों और भी ऊपर जाए, लेकिन वीकनेस मार्केट में नजर नहीं आती बिल्कुल। तो आई थिंक वी शुड बी जस्ट लॉन्ग रहिए, वीकनेस नजर नहीं आ रही। गाबा सर, ये बताइए कि मैंने एक चीज़ नोटिस की पिछले 10-15 दिन में, सर आप बिल्कुल एकदम सूटेड बूटेड हैं। ये नए साल का स्वागत कर रहे थे आप, या पहले आप इतना इतना सूटेड बूटेड नहीं थे? क्या चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि मैं अब टीवी मेरे पास सामने है नहीं। एक बार मैंने आपके जूम मीटिंग में देख लिया कि सभी लोग सूटेड है, मैं नहीं हूँ, तो मुझे और लग रहा था। और दूसरा देखा मैंने, ठंड भी लग रही है, तो आज पहन ही लो। और कुछ मुंबई नहीं, में ठंड लग रही है आपको? ठंड का मौसम है तो ठंड लगती है। यहाँ पर मेरा रूम इस घर पे थोड़ा ज्यादा ही ठंडा है, कि आसपास इतने पेड़ हैं और बहुत ठंड है यहाँ पर। तो मैं बोलता चलो सभी लोग सूट पेट, तो मैं भी तो पहन लूं, और कुछ नहीं। नहीं, सही बात, दिल्ली वालों को फील देना चाहिए कि इधर भी हम लोगों को ठंड लग रही है। उनको लगना चाहिए कि हम भी उनके साथ हैं। हम भी उनको ऐसा ना लगे कि हम लोग यहाँ पे मजे कर रहे हैं। बिल्कुल अपने हीटर लगा के बैठे होते हैं। यस। अच्छा गाबा सर, 2023 है तो डेफिनेटली आपने कुछ ऐसे आइडियाज़ ज़रूर देखे होंगे जो आपके रडार पे हों, कि अगर किसी को मान लीजिए लेना है अच्छी मोटी कमाई करने के लिए, तो क्या लेना चाहिए? आई थिंक एक तो सबसे पहले एक सेक्टर है जो सेक्टर बाय इटसेल्फ है, वो है रिलायंस। वो तो है ही है। बाकी में मुझे एफएमसीजी अच्छा लगता है, वहां पर डिफेंस बेट अच्छा है, और दूसरा बैंकिंग। ये 3 सेक्टर पर अगर हम ध्यान दें, आई थिंक वी आर सेफ। क्योंकि आज भी देखिए तो फाइनेंशियल सेक्टर में एक अपू है, तो बैंकिंग और फाइनेंस में एक तो अपू होना चाहिए, और दूसरा है एफएमसीजी मेरे ख्याल से। सीजी क्यों अच्छा लगता है सर? उसको तो कोई लाइक नहीं कर रहा आजकल, बता रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में डिमांड नहीं है, ऐसा वैसा। लेकिन स्टॉक्स तो ऊपर ही जा रहे हैं। देखिए गोदरेज कंज्यूमर हो, ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, वो तो सेफ है। जब भी कोई करेक्शन आती है वो तो बाइंग का मौका मिल जाता है, कि उसका चार्ट स्ट्रक्चर है। मैंने देखा जब भी इसमें करेक्शन आई है इस सेक्टर में, एब्जॉर्ब हो गई है, तो सेफ्टी तो वहीं पर है ना। सेफ्टी वहीं पे। गोदरेज कंज्यूमर अच्छा लग रहा है, रिलायंस है, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, हमेशा की तरह आपके सामने दोहरा देता हूँ कि कोई भी राय अगर आप बनाए खरीदने बेचने की, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर पूछ लें। तो ये 3 सेक्टर। गवर्नर बैंक में टॉप पिक आई थिंक 2 बैंक लगते हैं मुझे, एक तो एचडीएफसी बैंक, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोनों ही अच्छे लगते हैं मुझे, बिल्कुल अच्छे लगते हैं।
तो बैंक इसमें और तो एचडीएफसी। सिर्फ एक्सिस भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, आईसीआईसीआई बैंक भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। एक्चुअली कुछ फर्क नहीं है देखा जाए तो मेटल मेरे इतने ख्याल चल रहे हैं वो सभी नहीं अच्छे बैंक लग रहे अच्छे, हैं। आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, एचडीएफसी बैंक हो, स्टेट बैंक हो, वाह क्या बैंक है। मेटल गावा सर, आज देखिए सेल, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को, यस हिंडाल्को सब चल रहे हैं। आज मैंने दिया था स्टॉक सुबह, सेल सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप हिंडाल्को पकड़ लो, नेशनल लिम पकड़ लो, सेल पकड़ लो, टाटा स्टील पकड़ लो, जिंदल स्टील देखिए न्यू हाइस पे चल रहा है, तो ये स्टॉक सेफ बेट है। मेटल मेरे ख्याल से एज अ थीम काफी अच्छा लगता है मुझे। अनुज ने काफी इस पर बात की थी, चाइना स्टोरी मुझे पसंद है, वो स्टोरी काफी अच्छा लगता है मेटल मुझे। ओके, तो मेटल भी गावा सर की पसंद है। आज हमने चूंकि पहला दिन कारोबारी तो हमने कहा गावा सर से कुछ लंबे समय के लिए राय ली जाए, तो उन्होंने जो कुछ चुनिंदा अपनी पसंद बताई, जिसमें रिलायंस है, बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है और कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, एफएमसीजी भी गावा सर बोले। ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप होती हुई दिखेगी। चलिए अब आउटलुक 2023 में बातचीत करेंगे डीएलएफ के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ अशोक त्यागी जी से। अशोक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर, और नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके तमाम इन्वेस्टर्स को, दर्शकों को। तो जैसा कि इस शो का नाम ही है, मैं पहले ये समझना चाहता हूं कि 2023 का ये साल पिछले 2 साल की रैली के बाद रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पिछले 2 साल बहुत बढ़िया रहे हैं। रेजिडेंशियल के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे रहे हैं, और इवन जो कमर्शियल लीजिंग सेगमेंट है वो शुरू में 1 आध साल जरूर उसका कोविड का आफ्टर इफेक्ट रहा, बट ग्रेजुअली वो भी बहुत अच्छी तरह से बाउंस बैक किया है। अब 2023 में देखिए, बाकी सब चीजें तो आई थिंक पॉजिटिव चल रही हैं और मेरे ख्याल से चलनी चाहिए। जो ओनली जो मैक्रो डेवलपमेंट जिसका आई मीन जो ग्रेजुअली अपना दबाव कस सकता है, वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जब हमने साइकिल शुरू की थी तो होम लोन जो थे उसका इंटरेस्ट रेट आपको याद हो 6.5% के आसपास था। आज वो 8.5 पे आ गया है अब तक। लेकिन लकीली डिमांड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन अगर अगर ब्याज दरें से और 1% बढ़ती हैं तब भी क्या इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो आई थिंक वो एक ओपन टू डिबेट क्वेश्चन है। अब जो पॉजिटिव चीज है वो ये लग रही है कि आरबीआई की जितनी भी अब टिप्पणियां आ रही हैं कि लगता यह है कि हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज वाली साइकिल के अब ग्रेजुअली एंड पे पहुंच रहे हैं। सो होपफुली मे बी 25-50 पैसे और बढ़ सकता है जो इंटरेस्ट रेट है, बट हम लोग शायद अब पीक के करीब पहुंच रहे हैं। एंड अगर मार्केट ने अब तक रेजिलियंस दिखाई है, देन होपफुली इस फाइनल स्टेप में ऑल्सो इट विल शो रेजिलियंस। एंड ये जो इम्प्रूवमेंट की साइकिल चल रही है अपने रेजिडेंशियल साइड पे, ये बरकरार रहेगी 2023 में भी। लेकिन त्यागी सर, इसमें एक क्वेश्चन आपने कहा ये डिबेटेबल है, तो मैं इस पर डिबेट करूंगा। जैसे आरबीआई के पास हो सकता है 25-50 बेसिस पॉइंट और बढ़ाने की गुंजाइश हो, या उससे आगे भी बढ़ाए। ये बहुत हद तक इस बात पे भी निर्भर करेगा कि यूएस किस तरीके से मूव लेता है। अगर वहाँ पे बढ़ना कम नहीं होता, या वहाँ पे मान लीजिए 5.5 पे प्लेटो बनता है, तो हमारे लिए फिर चॉइस नहीं है, करेंसी भी हेज करनी है। ऐसे में अगर होम लोन जो इस वक्त 9 को पार कर चुका है और जिनकी सिविल रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं, उनको थोड़ा और महंगा भी मिल सकता है, तो अगर 10% के आसपास होम लोन हो गया तो भी क्या ये ग्रोथ बनी रहेगी? देखिए, मैं ऐसे कहूंगा कि क्लियरली 9-9.5% पे जो जो जितनी मतलब एंथुजियाज्म से लोग परचेजिंग डिसीजंस कर रहे थे जब 6.5-7% रेट था, 9-9.5% पे डेफिनेटली ज्यादा कॉशन आएगा। लोग ज्यादा सोच समझ के अपना डिसीजन लेंगे, अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर करके लेंगे। मे बी जो डिस्क्रिशनरी हाउस स्पेंडिंग थी उस पर असर पड़े। लेकिन तब भी जो हमने लास्ट 2 वर्ष में देखा है कि जो क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, जो जो हर 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 ज्योग्राफी में जो 4-5 जो क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, उनकी सेल पे फर्क शायद ना पड़े, पहले सेल पे फर्क पड़े जो रिलेटिवली मिड रेंज डेवलपर्स हैं। और इवन जो ये सो कॉल्ड क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, इन लोग को भी अपना प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मैच्योरली हैंडल करनी पड़ेगी। आई थिंक वो जमाना क्लियरली नहीं है कि एक ब्लाइंड एक वर्टिकल प्राइस इंक्रीज मार्केट शायद बर्दाश्त करे अब, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से ऑलरेडी मतलब जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज ऑलरेडी बढ़ रहा है।
बट आई थिंक क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर देखिए असर होना होता ना तो 6.5 से 8.5 की जर्नी में भी असर पड़ने लगता, जो कि अभी कम से कम मिरेकुलसली, मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो है, बट जितना हो सकता था उससे काफी कम है। तो अगर अगले 50 पैसे में होपफुली दैट सेम रेजिलियंस होल्ड करती है, देन शायद आई थिंक वील बी ओके, बिकॉज एक बार 9 सवा 9 पहुंच के देन आई थिंक हम लोग शायद पीक पे होंगे। एंड देन होपफुली जैसे जैसे इन्फ्लेशन पे इनकी अपना कमान कसेगी अपना, नो आई मीन मे बी अगले 1.5-2 साल में इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होनी शुरू हो जाए। सो अगले 12 से 18 महीने क्रिटिकल है, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब लेट्स सी कि मेरे ख्याल से कोई पैनिक वो इशू नहीं आएगा, बट यस दी परचेज साइकिल लंबी हो सकती है, परचेज साइकिल ज्यादा कॉशियस हो सकती है, एंड मे बी जो कुछ जो मेयर स्टॉक मार्केट लिक्विडेट करके चलो एक घर खरीद लेते हैं, उस तरह के ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस थे, शायद लोग उस पर थोड़ा थोड़ा अब समझने लगे। बिल्कुल सही आपने कहा कि चूंकि ये बहुत ही कॉशियस डिसीजन होगा, इसमें दिल्ली के खास तौर पे मार्केट में, दिल्ली एनसीआर के मार्केट के लिए ये साल 22 बहुत ही शानदार रहा। 20 से 30% की प्राइस राइज हुई है उस मार्केट में, और ये सरप्राइजिंग है, पूरे देश में इतनी राइज कहीं नहीं हुई प्राइस में। वो शायद पेंट अप डिमांड रही होगी, जो भी बड़े अलग अलग रीजंस होंगे। मेरा सवाल ये कि एक तरफ प्राइस राइज भी हुई है और ब्याज दरें भी बढ़ रही हैं और कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो ऐसे में आप लोगों, खासतौर पे उस इलाके के बिल्डर्स के सामने 2023 में प्राइस का क्या पिक्चर रहेगी? सो देखिए ऐसा है कि ये जो प्राइस राइज जो बढ़ी है, ये अगर आप बेस ईयर देखें ना, अगर आप बेस ईयर 2019 लें तो आप सही कह रहे हैं कि प्राइस राइज 25-30% हुई है। लेकिन फ्रैंकली अगर आप बेस ईयर 2013-14 ले तो एनुअलाइज सीएजीआर प्राइस राइज में भी 6-7% रही होगी अपना मुश्किल से इन दैट, क्योंकि आप ये देखिए खासतौर से एनसीआर में, क्योंकि देखिए जितने भी ये वो स्ट्रेस डेवलपर्स थे, वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी नोएडा वाली खासतौर से, वो एनसीआर में डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा भी थी। तो टू सम डिग्री जो बाउंस बैक हुआ है शायद एनसीआर में ज्यादा हुआ है बनिस्बत बाकी ज्योग्राफीज के। मगर ये तो देखिए क्लियर है कि जो लास्ट 2-2.5 साल में जो प्राइस राइज का पेस रहा है, आई थिंक धीरे धीरे अब ग्रेजुअली वो स्लो डाउन और मॉडरेट तो करेगा ही, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती फ्रैंकली। बट ये फैक्ट है कि अपना लास्ट 2-2.5 साल में एनसीआर में प्राइस राइजेस डेफिनेटली बढ़ी है। पार्शली ये भी है कि जब 2000 फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जब हम लोग सब मार्केट में दोबारा आए तो एवरीबडी वाज वेरी कॉशियस, तो मे बी अगर दाम 100 हो सकता था नए लॉन्च का, हम लोगों ने 90 लेके चले, जिससे अगर अब दाम 110 है तो मे बी फेयर टू फेयर प्राइस में 12-14% का राइज हुआ। लेकिन एक्चुअली क्योंकि हमारा लॉन्च ओरिजिनल लॉन्चेस सब पार थे तो 20-22% का लग रहा है। बट जो भी है, गोइंग फॉरवर्ड क्लियरली ये पेस जो है ये स्लो करेगी, इसमें दो राय हो नहीं सकती। जी त्यागी सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमने रियल एस्टेट में देखा कि जब पिछली रैली बनी थी 2002 से लेकर के 2008-9 के आसपास तक फिजल आउट हो रही थी, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा था इन्वेस्टर्स का, और एक बड़े लंबे 8-10 साल के लल पीरियड के बाद अब फिर से एक रैली बनी पिछले 2 सालों में। तो एक तो होता जेन्युइन होम बायर जिसको खरीदना और रहना है, और एक होता है जो प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करता है और बनते बनते पोजीशन से पहले बेच के निकल लेता है। तो क्या इस रैली में वो इन्वेस्टर आया है क्या? देखिए 2 तरह के लोग खरीद रहे हैं, एक्चुअल बायर खरीद रहा है और जो एक्चुअल इन्वेस्टर है वो खरीद रहा है। एक्चुअल इन्वेस्टर आई मीन जैसे आपके पास एक घर है, आप दूसरा घर खरीद रहे हैं रेंटल इनकम के लिए या कल बच्चे बड़े हो जाएंगे उनके लिए। जो मार्केट से चला गया है इन्वेस्टर, जो कि मैं बिल्कुल सही मानता हूं, वो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर था कि आज 5% की किस्त लेके हमने बुक किया, 2 किस्तें और दी, उस दौरान मार्केट अगर 15% बढ़ गया तो हमने 15% पे 30 ऑलमोस्ट 2x प्रॉफिट कमाया और निकल गए। वो मार्केट अब अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। एंड आई थिंक जो वो एक सेगमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर्स था, वो जरूर मेरे ख्याल से मार्केट में बहुत कम हो गया है। ओके, और चूंकि बढ़ती हुई ब्याज दरें भी उस तरीके के जो अपॉर्चुनिस्ट मौका परस्त इन्वेस्टर होते हैं उनको डिस्करेज करेंगी। सर आप दोनों में है, रेजिडेंशियल में भी है, कमर्शियल में भी है। 2023 में किस में ज़्यादा ग्रोथ रहेगी? देखिए सर, दोनों में मेरे ख्याल से देखिए रेजिडेंशियल में तो ग्रोथ अच्छी चली रही है। कमर्शियल में 2020 और 2021 दोनों काफी मॉडरेट रहे।
2022 में ऑफिस लीजिंग में फिर से तेजी आई है, और रिटेल मॉल्स में तो बहुत ही जबरदस्त बाउंस बैक आया है। सो मैं मानता हूं 2023 शायद वैसा साल रहेगा जिसमें ऑफिस लीजिंग, रिटेल मॉल और रेजिडेंशियल तीनों में होपफुली वी शुड सी अ पॉजिटिव ग्रोथ। रेजिडेंशियल में जरूर, जैसा मैंने कहा, कि शायद पेस ऑफ ग्रोथ हल्का सा स्लो डाउन करे ऑन अकाउंट ऑफ दिस एंटायर इंटरेस्ट रेट साइकिल। हाँ, ये बात सही है कि मॉल्स वगैरह में तो बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। ताकि सर, चूंकि इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ी है और करीब करीब जो है कुछ एक चीज़ों को छोड़ दें, जैसे एल्युमिनियम के प्राइसेस तेज़ी से गिरे हैं तो बाकी के दाम बढ़े ही हैं। तो सीमेंट, लोहा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, बिजली के तार, बिजली स्विचिंग या होम फर्निशिंग, ये सब के दाम बहुत बढ़े हैं और आपको इसका असर ज़रूर पड़ा होगा। तो आप जो ये 30% का मार्जिन लेके अभी तक चल रहे हैं, हालांकि पहले के मुकाबले कम है, क्या ये 30% का मार्जिन 2023 में बरकरार रहेगा? देखिए, हमने इनफैक्ट लास्ट 2 या 3 एनालिस्ट रिपोर्ट से भी हमने इसे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट रखना शुरू कर दिया है अपने एनालिस्ट रिपोर्ट में। तो हम मानते हैं कि अगर एज एन एग्जांपल इनपुट कॉस्ट अगर 10% बढ़ते हैं ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस, हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टू सेल्स प्राइस का रेशियो अबाउट 40% होता है। सो दैट मीन्स एनुअली वी विल नीड टू इंक्रीज अपनी सेल्स प्राइस 4 से 5% के हिसाब से इन्फ्लेशन न्यूट्रलाइज करने के लिए। और एटलीस्ट सर, मुझे तो ये लगता है कम से कम अभी जो मार्केट के हालात हैं कि 5-1% हर साल इंक्रीज करना प्राइस में अभी रेजिस्टेंस नहीं आएगा, तो शायद इन्फ्लेशन हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकें मार्जिन पे बगैर हिट किए हुए, इन दैट सेंस। त्यागी सर, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि डीएलएफ, कहते हैं कि अब सही भी है कि डीएलएफ देश की टॉप कंपनी है, प्रीमियम सेगमेंट में बहुत बड़ा मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखा है। अभी मुझे याद है कि पिछले महीने ही शायद नवंबर में एक प्रोजेक्ट था आपका जो रातों रात बिक गया था। इस तरीके की डिमांड है और वो भी प्रीमियम की इतनी बड़ी डिमांड है और इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन आपकी जो टॉप लाइन है सर वो अभी भी सिर्फ 5-6 हज़ार करोड़ के आसपास है। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ये टॉप लाइन 25,000 करोड़ की कब तक होगी? देखो सर, ऐसा है कि हम लोग ना एक ब्लाइंड टॉप लाइन, जैसे कहते हैं, अपना ट्रेडमिल पे नहीं चढ़ना चाहते। हम हमेशा चाहते हैं कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स रहें हमारे, तो अगर आप देखें तो हम कितना इबिडा जनरेट कर रहे हैं, तो हम शायद अपने पीयर्स के हिसाब से होपफुली वी मस्ट बी द हाईएस्ट इबिडा जनरेटर्स। बट यस, क्योंकि हम बहुत सारे जैसे हाई वॉल्यूम लो मार्जिन सेगमेंट्स में नहीं है, तो फ्रैंकली हाईएस्ट सेल्स रेवेन्यू की ट्रेडमिल पे मुझे गोल्ड मेडल न मिले तो मुझे कोई दुख नहीं है उस बात का। इंटरेस्टिंग है। लेकिन देखिए, आपके जो इन्वेस्टर हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनके मन में ये सवाल लगातार होता है और हम लोग से पूछते रहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज हैं लेकिन उनकी जो टॉप लाइन है इतनी छोटी क्यों है? तो ये इस सवाल का कुछ तो आप जवाब दीजिए कि ये किस रफ्तार से आप ग्रो करेंगे जिससे कि 25,000-30,000 करोड़ का मार्केट बना लें आप रेवेन्यू? हम लोग 2008 से 2012 में ये जिसे कहते हैं कि ये पूरा गेम में शरीक हो चुके हैं और इसकी डाउनसाइड देख चुके हैं। जब हमने 10-10 मिलियन, 15-15 मिलियन अपना लॉन्च किए, बेचे, और बाद में जब वो इन्फ्लेशन साइकिल आई और कस्टमर डाउन साइकिल आई तो उसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इसलिए वी वांट टू बी वेरी वेरी हम भी चाहते हैं, अगर आप देखो तो हमारा रेवेन्यू जो कि पहले 4,000 करोड़ था, होपफुली इस साल 8,000 करोड़ क्रॉस करेगा और अच्छी तरह क्रॉस करेगा। अगले साल उससे आगे जाना चाहिए। बट हम एक ब्लाइंड, क्योंकि सर मैं बताऊं कि हम ना जो रिलेटिवली लो मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं जहां बहुत हाई वॉल्यूम आता है उसमें, एंड ऑनेस्टली मेरा पूरा रिस्पेक्ट है उन लोगों को जो करते हैं, बट हम कम से कम वो गेम प्रॉफिटेबली करना नहीं सीख पाए हैं। तो इसलिए वी नीड टू फोकस ऑन स्टफ जो कि जिसे कहते हैं अपना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सिर्फ मर्सिडीज एस क्लास हम बेचेंगे, लेकिन हम मारुति 800 अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बना पाते, सर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने त्यागी जी। पिछले सालों में, मतलब 2 साल में अगर आप देखें तो एक्चुअली मर्सिडीज ही बिकी सबसे ज़्यादा। बड़ी महंगी कारें, BMW, मर्सिडीज या ऑडी, ये सब खूब बिकी हैं, ज़बरदस्त बिकी हैं, और मारुति नहीं बिकी। ये भी एक बड़ा फैक्ट है। हीरो की गाड़ियाँ नहीं बिकी हैं और प्रीमियम सेगमेंट भी। और आप चूंकि प्रीमियम में लीडर हैं तो फिर बनता है ना आपका कि प्रीमियम में ही बड़ा हो जाए।
मैं ऐसे ही नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो आपका होंडा मतलब वो जिसे कहते हैं अपना Hyundai CR-V भी जा रही है, सब जा रही है, बट 800 में जो लोग बना रहे हैं और वो बहुत अच्छी तरह बना रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग शायद वो वाले प्रोडक्ट में अपना जिसे कहते हैं लॉसेस उठा चुके हैं पहले, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता है दैट वी कैन डू दैट ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस सर। सर तो त्यागी सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया है हमारा। और मुझे लगता है कि चूंकि आदमी लेसन्स लेता है, सीखता है, और आपने जैसे सही कहा कि हम लो मार्जिन पे नहीं जाना चाहते, प्रॉफिटेबल बिजनेस करेंगे और हाई मार्जिन बिजनेस करेंगे, प्रीमियम में जाएंगे, ये स्ट्रेटजी है डीएलएफ की। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको इस साल के बिजनेस के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट एक बार फिर से आपका और क्विकली नज़र डालते हैं बाजार पे। इस वक्त तो थोड़ा सा निफ्टी नीचे आया, 63 पॉइंट है, अभी था 80-83 पॉइंट था, 20 पॉइंट नीचे है। क्या ये हाई लेवल पे प्रेशर बन रहा है या एक नॉर्मल वोलेटिलिटी है? चलिए खैर, इस पे हम लोग ब्रेक के बाद बेहतर स्ट्रेटजीज आपके लिए बनेंगी कमाई के अड्डा में अनुज, हर्षदा और वीरेंद्र के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं।